ओके प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से आ जाइए। हम लोग आज टॉप 30 मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन 60 डिस्कस करेंगे आपके साथ में, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, हमारे साथ आप बने रहिएगा, है ना। जल्दी से आ जाइए सभी लोग, फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फटाफट आ जाइए सभी लोग। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात। सभी लोग जल्दी से आ जाएं, हम स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दें सारी चीज़ ओके हैं, साउंड क्लियर है। कौन कौन आएंगे? मधु सिंह है और दिव्यांशी, रिंकी भारती, खुशबू सिंह, आकांक्षा। चलो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से आ जाइए, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का, है ना। देखो, हम मानते हैं कि इस समय थोड़ा सा कई बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो लगता है एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम जरूर होगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है 15 से 20 दिन डिले हो जाए या मैक्सिमम 1 महीना डिले आपका एग्ज़ाम हो सकता है। इसीलिए हमें पूरे, है ना, उत्साह उमंग के साथ अपनी तैयारी को, है ना, और एक एक नंबर के लिए हमें प्रयास करना है। जैसा कि आप जानते हो, ठीक है ना, पीआरटी में जो टेट या सीटेट का भी नंबर है, ठीक है ना, उसका परसेंटेज जो होता है वो ऐड होता है उसमें, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें बड़ी मेहनत के साथ एक एक बारीकियों से हमें सारी चीज़ों को समझना है और अधिक से अधिक एग्जाम में अंक प्राप्त करने हैं, ठीक है। इसलिए परफेक्ट एकेडमी बाय लवलेस सर, मैं अशोक यादव, इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, है ना। और यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है कि ऑफलाइन क्लासेज की तरह ही आपको ऑनलाइन क्लासेज में सारा का सारा कंटेंट, है ना, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस कराई जाए आपको, है ना। तो आप साथ में बने रहें। तो जोश नहीं खोना है, उत्साह और उमंग के साथ चलते रहना है। जैसे हम लोग यहाँ पर उत्साह उमंग के साथ, है ना, एनर्जी के साथ सुबह सुबह आपसे मुलाकात करते हैं। इसीलिए आपने घर पर बैठ करके आप अपनी तैयारी को पूर्ण बनाने के लिए भरकस से प्रयास करेंगे। जैसे हम बात करते हैं, 2-4 लाइनें आपको सुनाते हैं जिससे हम और आप थोड़ा सा मोटिवेट हों, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। क्या है? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये जो आखिरी की पंक्तियां हैं, इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये जो लाइनें हैं ये बहुत ही महान, ठीक है ना, बहुत ही महान लेखक की लाइनें हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को, त्यागो तुम संघर्ष का मैदान छोड़ो, मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, आओ आज हम स्टार्ट करते हैं। ये लाइनें मैंने शेयर की, आशा करता हूँ
इनसे आपको थोड़ी सी एनर्जी आई होगी और इसी एनर्जी, उत्साह और उमंग के साथ हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आदाब, आ जाओ। सब बढ़िया है ना भाई? स्टार्ट करें? चलो, सब बढ़िया है ना भाई? स्टार्ट करें? एनर्जी, कुछ सकारात्मक एनर्जी, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा दीजिए। सभी को दिल से प्रणाम, नमस्कार, स्वागत है सभी का। आ जाओ भाई। हमारे साथ प्रदीप वर्मा जी हैं, हिमांशु तिवारी जी हैं, गुड मॉर्निंग, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, विशाल सिंह हैं, प्रदीप वर्मा जी हैं, प्रीति कुशवाहा जी हैं और अमित जायसवाल जी हैं, सीमा मौर्य जी हैं, अंशिका जी हैं, उत्तम शर्मा जी हैं, दिव्यांशी निर्मल जी हैं, ज्योति सिंह हैं, अनूप श्रीवास्तव हैं, स्नेह, सुमन यादव, अनुराग वर्मा, प्रिया शुक्ला, शशिराज, है ना, मोहम्मद आमिर। चलो, सभी का स्वागत है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा दीजिए। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और सभी प्यारे बच्चों इस प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे, है ना। आपका सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। आपके माइंड में जो भी उत्तर आता है एक बार बोलने का, कमेंट करके बताने का प्रयास जरूर करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं हैं? चलो, पहला ऑप्शन, प्रतिदिन अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों क्या क्या करना। एक मिनट, कमेंट भाई। हाँ विशाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, सवाल क्या है? गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं हैं? नहीं है मतलब पहला ऑप्शन क्या है? प्रतिदिन के अनुभव के साथ संबंध स्थापित करना नहीं है। तो ध्यान सुनिएगा, अगर किसी सवाल में नहीं दिया जाता है, इसका मतलब जो 4 ऑप्शन में से जो 3 बातें होंगी वो बिल्कुल राइट होंगी। चौथी बात जो नेगेटिव है वो आपको निकालनी है। इसीलिए एक ही, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, ये अजीब है। छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना। तो देखो ध्यान से, जो पहला ऑप्शन है उस पहले ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो हम बच्चों को प्रतिदिन के अनुभवों के साथ ही पढ़ाते हैं ताकि बच्चा अधिक तल्लीनता के साथ, अधिक उत्साह और उमंग के साथ, अधिक एकाग्रता के साथ पढ़ सके। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। हमें क्या करना है? अपसारी चिंतन के माध्यम से पढ़ाना है बच्चे को, यानी ओपन एंडेड के माध्यम से हमें क्या करना है? पढ़ाना है। यानी बच्चे की जो सोच है वो खुला अंत वाली होनी चाहिए। मतलब बच्चा एक विषय में विभिन्न आयामों से सोच सके, विभिन्न उपागमों से सोच सके। तो वो बच्चा तभी सोचेगा जब एक समस्या के बारे में हम बच्चे को कई तरह से सोचना, समझना और तर्क करना सिखाएंगे। बच्चों ठीक है? तो इसीलिए दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी क्या है? एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन। देखो, छोटे बच्चे को जो हम पढ़ा रहे होते हैं, तो अगर उसके साथ हम किसी भी मायने में
कठोरता कड़ाई से पेश आएंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा। क्योंकि बच्चा सीखने के लिए क्या है, गंभीर नहीं होता, उसे हमें अपने तरीकों से क्या करना है, गंभीर बनाना है ना। सिखाने के लिए हमें उसे रुचिपूर्ण संसाधनों के माध्यम से, रुचिपूर्ण तरीकों के माध्यम से उसे हमें गंभीर बनाना है। तो हो गया इसका मतलब। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो क्या है, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना। बिल्कुल, अगर बच्चा, देखो ये मैं ऑप्शन को भैया क्यों क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि ये चारों ऑप्शन पे आपको वर्क करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने टिक के आगे बढ़ गए, है ना। क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना, इसमें का एक एक ऑप्शन अगला सवाल हो सकता है। अब गलतियां क्या होती हैं जो को जानते हैं, जैसे हमने यहां लिखा और ये हो गया, और मैंने कहा बच्चे से क्या करो बेटा, घटाओ। तो बच्चा क्या कर रहा है, 7 से 8 नहीं, 10 नहीं, 8 से 7 ऐसे घटा रहा है 1, और यहां कितना 3 से 2 कितना घटा रहा है, 1 घटा रहा है। तो अब आपको समझना और सोचना पड़ेगा कि बच्चा गलती कहां कर रहा है, ठीक है, कहां मिस्टेक कर रहा है। चलो, तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो यहां पर है वो सी वाला सही हो जाएगा। बिल्कुल सही है ना। तो पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन होगा सी, वो राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो आगे आ जाओ। और थोड़ा सा संख्या बढ़ाओ भाई, ठीक है ना। अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कर लो, जो आपके बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं आपके साथ, सीखते हैं, है ना, उनमें शेयर कर दो थोड़ा सा, सबका कल्याण हो जाए, सबका साथ सबका विकास। दूसरा क्वेश्चन क्या, ध्यान सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसा पूरा करेंगे। यानी अगर आप ऐसे बच्चे को पढ़ा रहे हो जो दृष्टिबाधित, जो हैंडीकैप है ना, देख नहीं सकता है, तो उसके कैसे पढ़ाना है। वैसे तो समावेशित विद्यालय का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास। कुछ ऐसी अवधारणा होती, मतलब सभी बच्चों को, है ना, एक समान शिक्षा दी जाएगी, किसी भी बच्चे के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो क्या है पहला ऑप्शन, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। क्यों भाई अतिरिक्त देंगे, ये सही बात नहीं है। उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, अगर, है ना, अगर मंद बुद्धि वाले बालक या कम क्षमता वाले बालक को अधिक क्षमता वाले या अधिक उपलब्धि वाले बालकों के साथ बैठा दोगे तो उनके अंदर हीन भावना आएगी, ये भी बात सही नहीं है। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करना है, ये बिल्कुल बात सही है। क्योंकि अगर बच्चा दृष्टिबाधित है तो सामान्य बालक की तरह हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो स्पेशल बच्चा हो गया यहाँ पर। यानी हमको उसके लिए अलग अलग क्या करना पड़ेगा, अलग अलग विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा, जिस विधि के माध्यम से बच्चा प्रभावपूर्ण तरीके से सोच सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। लेकिन पढ़ लेते हैं, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। भाई कोई कॉलेज में कोई विशेष टीचर थोड़ा होता है कि ये विशेष वाला टीचर है, ये सामान्य टीचर है। टीचर सब एक समान होते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर भी क्या हो गया भैया, यहाँ पर भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 2 का भी कितना हो गया भैया, 2 का भी सी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। सभी को बात समझ में आ रही भाई, सभी लोग पूरा एपिसोड देखना है, ठीक है ना। आधा ज्ञान अधूरा होता है, इसलिए पूरी बातें सुननी है, समझनी है और स्किप नहीं करना है इन क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सिलेक्ट करके लिए गए हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो, यस, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, गणितीय प्रक्रम मतलब गणितीय अवधारणा नहीं है। आकलन करना, आकलन करने का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन करना, पंचांतर करना। जैसे x इधर ले जाना तो x की वैल्यू उधर ले जाना, x इधर लाना, y इधर लाना, दायां पक्ष बायां पक्ष, तो ऐसा तो गणित में होता है। मानदर्शन, मानदर्शन को बोलते हैं विजुलाइजेशन,
जिसको हम लोग बोलते हैं चाक्षुषीकरण, है ना। जो ऑप्शन नंबर आपका सी है उसका मतलब होता है चाक्षुषीकरण, यानी नजरों से देखकर प्राप्त किया गया ज्ञान, उसको क्या बोलते हैं चाक्षुषीकरण, यानी नजरों से देखा गया। बिल्कुल हाँ, सभी लोग देख रहे हैं भी, लोग लगभग 39 यानी 40 लोग आ गए, 40 लोग, और सभी लोग अपना अपना कमेंट करेंगे यस, और बताने का प्रयास करेंगे कैसा लग रहा है आपको, क्वेश्चंस कैसे हैं, मजा आ रहा है आज की क्लास में। कंठस्थ करना, अगर किसी पेडागोजी के क्वेश्चंस में कंठस्थ करना आ जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। गलत का मतलब नेगेटिव सेंस देगा। अब गलत होगा कि सही होगा वो प्रश्न का नेचर बताएगा, लेकिन कंठस्थ करना, गणित कोई याद करने वाली चीज, रटने वाली चीज, बार बार दोहराने वाली चीज नहीं है। गणित एक अवधारणा है और अवधारणा को समझा जाता है, इसीलिए गणित में याद करना, कंठस्थ करना, रट लेना, 3 बातें समझना, कंठस्थ करना, याद करना और तीसरी चीज रट लेना। एनसीएफ इसके विरोध में है कि किसी बच्चे पर प्रेशर डाल करके, है ना, उसको कंठस्थ करने के लिए, याद करने के लिए, रट लेने के लिए आप टीचर आप विवश नहीं करोगे, क्योंकि इन माध्यमों से बच्चा कभी भी गणित को सीखेगा नहीं, गणित को रटेगा। तो आपको गणित को रटाना नहीं है, गणित को सिखाना है। बात क्लियर हो गई? चलो सभी लोग, है ना, एक बटन है भैया वहां पर लाइक का, है ना, थोड़ा सा हमारा भी उत्साह बढ़ाओ, सुबह सुबह हम लोग आए हैं ना, थोड़ा एनर्जी आ जाएगी, लाइक कर दोगे और दोस्तों में शेयर कर दोगे, ये पुण्य का काम हो जाएगा सुबह सुबह, है ना। और हम लोगों के पास इस समय क्या है ना। चलो बात समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर हो गया। तो यहां पर क्या हो गया, कंठस्थ करना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, तो 3 का क्या हो जाएगा, डी। यस, 3 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। संतराम गुप्ता जी, ये भी सर जी आ रहे होंगे संस्कृत के, और पूरा फोकस होगा, परेशान ना हो भाई, ठीक है ना संतराम जी। बहुत अच्छे बच्चे हो आप, सीरियस हो, तो सीरियस बच्चे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, इसी उत्साह और उमंग के साथ। हाँ, पीडीएफ की बात हमने की थी, पीडीएफ को भिजवा भी देंगे, और हमने कहा था आप डायरेक्ट पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट भी मिल जाएगी, या आप क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल से भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, वहां पर भी मिल जाएगी आपको, मैंने बताया था आपको। चलो, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। क्या मापन, गणित में मापन तो होता है मेरे भैया, मापन भी होता है, मेजरमेंट करना, वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण होता है, सम संख्या है, विषम संख्या है, ये छोटा आकार है, ये वर्गाकार है, ये आयताकार है, ये वृत्ताकार है, ये सम संख्याओं का वर्ग है, विषम संख्याओं का वर्ग है, तो वर्गाकार होता है। यस, वर्ग समावेश भी होता है। वर्ग समावेश का मतलब क्या होता है, एक कंसेप्ट में दूसरा कंसेप्ट समाहित करना, एक आकार में दूसरा आकार लाना, बहुत सारी बातें। तो सभी का एक तरफ से राइट ऑप्शन आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है, क्या जबरदस्त है ना, डी। डी बिल्कुल। संरक्षण का मतलब क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना। अभी पेडागोजी के 40 क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूं, अब क्या इनको आज जाओगे घर पे, क्या इनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो मेरा पड़ोसी ये 40 क्वेश्चन जो मैंने सीखा है मुझसे कहीं चुरा ले गया, रात में मैं सो गया तो क्या होगा, है ना। तो जो शिक्षा है, शिक्षा में जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, इसको ना तो चोर चुरा सकता है, ना ही भाई बांट सकता है, मेरी बात समझ रहे हो ना। इसको कोई आपसे छीन नहीं सकता आपकी बिना मर्जी की। और दूसरी बात, ये जो ज्ञान होता है, इस ज्ञान को बच्चों जितना ज्यादा दूसरों को बांटोगे उतना ज्यादा ये फलता फूलता है, इसमें वृद्धि होती है। इसीलिए प्राप्त किए गए ज्ञान को संरक्षण करने की, सुरक्षित सुरक्षा करने की कोई जरूरत नहीं होती। 43 लोग आ गए हैं आज, ये संख्या ज्यादा तो नहीं मैं कह रहा हूं, 100 लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अगर आप प्यार करते हो थोड़ा बहुत मुझसे तो 100 लोगों तक आज पहुंचना चाहिए। दिखा दो अपना अपना प्यार, करते हो तो हो जाएगा, नहीं हो जाए कोई बात नहीं। अब देखो आप पीडीएफ की बात करो तो मैं बता रहा था आपको,
आपको मैं बता रहा था कि डायरेक्ट आपको चैनल पर भी मिल जाएगी, ठीक है ना, तो वहां से सारी पीपी मिल जाएंगी, या हम कुछ और भी व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चैनल से आप जो टेलीग्राम चैनल है यहां से डायरेक्ट आप पीडीएफ अपना ले सकते हो ना, तो यहां से आप पीडीएफ ले लो अपनी, ठीक है, ये चीज तो पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ की कोई टेंशन नहीं है आपको, सारी पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है, ठीक है ना, उपस्थित है, आप ले लीजिएगा। अभी खुशबू जी सेकंड की तरफ हम चलते हैं, परेशान ना होइए, ठीक है ना। चलो ठीक होगी बात, यहां से आप अपलोड कर दो। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर भैया आ जाओ, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भाई, ये आ रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने। ये बहुत ही जबरदस्त सवाल आ रहा है, एक अवधारणा पर है, हर बार इस पर सवाल आता है, और किस आधारित है, तो जो आपका सवाल है ये दो थ्योरी पर आधारित है। देखो सवाल, समुच्चयन और संवर्धन पद आदेश है। सवाल को देखिएगा, इसमें दो थ्योरी हैं, हर बार ये सवाल पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, समुच्चयन और संवर्धन की थ्योरी पर है। सवाल पढ़ लो जल्दी से। नेहा जी, नेहा सिंह कैसी बात कर रहे हैं आप, सारी क्लास कंटिन्यू आ रही है। अब देखो ऐसा होता है, आपको जब आप ऑफलाइन पढ़ते थे तो मैथ की केवल सप्ताह में 2 क्लास मिलती थी, अभी रोज मिल रहा है आपको। सीडीपी आपको 2 मिलता था, अभी रोज मिल रहा है आपको। अभी संस्कृत मिलेगा आपको, फिर इंग्लिश भी मिल रहा है, अभी फिर हिंदी क्लास करा दी जाएगी, सब मिलेगा, परेशान मत हो भाई, ठीक है ना। चलिए इसमें बता दो जल्दी से क्या है ये। हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, 5 में क्या सही है। अब मेरी बात सुनेगा, 5 का क्या हो गया, सी, सबका सी आ रहा है। अब देखो भैया एक बात बता दें आपको, समुच्चयन का सिद्धांत क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। जब 2 समूह होते हैं अलग अलग, जब 2 अलग अलग समूह होते हैं उनको एक साथ मिला दिया जाता है। जब 2 समूह अलग अलग होते हैं और दोनों को एक में मिला दिया जाता है तो उसे समुच्चयन का सिद्धांत कहते हैं। जैसे जैसे ये थोड़ा सा फिर से दिखा दीजिएगा क्वेश्चन। जैसे पहले में कितने सेब थे, हाँ, एक टोकरी में 15 संतरे हैं, मान लो इसमें 15 थे, इसमें 17 थे। अब दोनों को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, तो दोनों को एक नया समूह बना दिया गया। तो इसमें 15 + 17 जोड़ दिया आपने, तो ये कितना हो गया, 32 हो गया। मेरी बात क्लियर हो गई। तो जब 2 अलग अलग समूह को एक में मिलाया जाता है तो उसे कहते हैं समुच्चयन का सिद्धांत। एक नया समुच्चय, एक नया समूह, एक नया सेट बना देना, इसको कहते हैं समुच्चय। क्लियर होगी बात। लेकिन अब क्या है, इसे दूसरा इन्होंने क्या कहा कि मान लो आपका पास कोई मोबाइल था, पहले इसकी कीमत क्या थी, 5000 रुपए, लॉकडाउन के बाद इसमें 500 रुपए की वृद्धि हो गई, तो नया मूल्य कितना हो गया, 5500। तो इसमें वृद्धि कितने की होगी, बता रहा है कि 500 की वृद्धि हो गई। तो जहां वृद्धि का नाम आता है, मूल्य में जब वृद्धि हो जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं संवर्धन। बात क्लियर है। अब आप कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपके अंदर कि सर वृद्धि तो यहां हुई, देखिए यहां वृद्धि का नाम नहीं लिया गया, यहां 2 समूहों को सिर्फ जोड़ दिया गया है, एक नया समूह बनाया गया है। लेकिन यहां नया समूह नहीं बना है, यहां जो मूल्य पहले था उसी में कुछ क्या की गई है, वृद्धि की गई है। अंतर समझने का प्रयास करिएगा। लेकिन मैं आपको एक और अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, सुनिएगा ध्यान से। अब आपको उसको व्यवहारिक एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे। मान लो, वेरी गुड मॉर्निंग, देखो ध्यान से। अब
मान लो सुनिएगा ध्यान से, मान लो परफेक्ट कोचिंग में ये टेट का ग्रुप हो गया और ये सीटेट का ग्रुप हो गया। मान लो यहां पर टेट में 1000 बच्चा है, थोड़ा 1000 का जितना है उतना लेते हैं, टेट में 2000 बच्चे और यहां पर सीटेट में 1500। तो अगर समुच्चयन का सिद्धांत क्या होगा, टोटल बच्चे कितने हो गए, 3500। ये क्या है संवर्धन, सॉरी ये क्या है समुच्चयन, टोटल कितना हो गया 3500। लेकिन हमने क्या कहा कि पिछली बार मान लो इस बार 3500 हैं और अगली बार जब एडमिशन हो गया नए सेशन में, है ना, कोरोना के बाद, तो ये जो संख्या होगी इसमें क्या होगी, मान लो 500 की वृद्धि होगी। तो अब कितने हो गए बच्चे, कितने हो गए कोचिंग में, 4000। तो 500 की वृद्धि हुई, जहां वृद्धि का नाम आएगा तो 400 प्राप्त होंगे, इसको कहते हैं संवर्धन का नियम। बात क्लियर है? चलो ठीक है, जल्दी से 50 तक आंकड़ा पहुंचाइए भाई, ठीक है ना, अभी बहुत कम लोग, केवल अभी 45 तक पहुंचा है, ठीक है ना, आगे बढ़ो भाई थोड़ा सा, है ना, 100 तक जाना है आज। क्लियर? क्वेश्चन नंबर, एक मिनट अब सुनिए, अब बता दीजिए, तो जो टोकरी वाला है 15 संतरे, तो पहले वाले में क्या है, पहली वाली कंडीशन में भैया मेरे क्या है, समुच्चयन का सिद्धांत है, और दूसरे वाले में मोबाइल की कीमत कितनी थी, 9950, और उसमें कितने रुपए बढ़ गए, 375 बढ़ गए, इसलिए संवर्धन का नियम है। तो पहले वाले में समुच्चय का सिद्धांत है और दूसरे वाले में भैया संवर्धन का सिद्धांत है। तो 21 ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर देखो, थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा क्वेश्चन को। अच्छा ठीक है, हाँ सी ऑप्शन देखो, ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है बेटा, बात सारी समझ में आ गई? यस, चलो आगे आ जाओ। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन पढ़ो, फट से आंसर देने का प्रयास करो भैया। जल्दी से। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? अब बताओ बच्चे क्या सीखते हैं? तर्क कौशल का विकास होता है कि नहीं होता है? गणित इसलिए सिखाते हैं कि बच्चा तार्किक रूप से सोचना और समझना प्रारंभ करे। गणितीय अवधारणाओं को समझना, बिल्कुल गणितीय अवधारणाओं को समझने के लिए ही हम गणित पढ़ाते हैं। दोनों बातें सही हैं। गणितीय भाषा का विकास, गणितीय भाषा का विकास हो, गणित की समस्या का जवाब देने में सटीकता, बिल्कुल सभी लोग सही जा रहे हैं, बिल्कुल सटीकता। मैंने क्या कहा था, यहां पर बच्चे से आप बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते कि बेटा आज आपको 5 तक टेबल याद ही होने चाहिए, आज आपको जोड़, जो योग पर संक्रियाएं हैं जोड़ना आज आपको आना ही चाहिए, है ना। इसीलिए आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो पहले, है ना, जो बच्चे को दंड दिया जाता था, जैसे हम और आप बहुत पाए हैं दंड, ठीक है ना, सवाल नहीं आते तो दंड दो, टेबल नहीं याद किया तो पिटाई है, और अब साइंस के क्वेश्चन नहीं याद किया तो पिटाई, इंग्लिश नहीं लर्न किया, लेटर नहीं लिखा तो बहुत सारी, है ना, टीचर क्या कर, तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। अब बच्चे को आप डरा धमका के पढ़ा नहीं सकते, प्यार से समझाओगे। चलो सटीकता, नेक्स्ट आ जाओ भैया आगे, तो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ जल्दी जल्दी, साथ में आ जाओ। ये 7वां क्वेश्चन अभी कल मैंने कराया था, ईएलपीएस थ्योरी। अगर ईएलपीएस थ्योरी नहीं देखा है तो ये सवाल नहीं दे पाओगे, इसलिए जितनी थ्योरी आपको कराई जानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ईएलपीएस थ्योरी पर आधारित है। ईएलपीएस थ्योरी क्या कहती है, ये मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट, लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस, पिक्चर दैट रिप्रेजेंट द
ठीक है ना। एक्सपीरियंस, एस सिंबल दैट जनरलाइज द एक्सपीरियंस। मतलब ईएलपीएस थ्योरी क्या कहती है, सबसे पहले बच्चे को, एक बार फिर से बता देते हैं, सबसे पहले बच्चों को मूर्त रूप से क्या करना भैया, अनुभव प्रदान करना। दूसरा, भाषा या कहानी के माध्यम से। तीसरा, चित्रों के माध्यम से। और चौथा क्या होता है, चिन्ह या प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। तो मैंने कहा था मूर्त, भाषा, चित्र या चिन्ह, अगर ये बातें आपको समझ में आती हैं तभी इस सवाल का उत्तर दे पाओगे, वरना आपको गणित आती नहीं आती, आप 100% सवाल का आंसर नहीं दे सकते, है ना। ये ईएलपी थ्योरी किसकी है, ये पमेला लाइबेक है, मैंने कल परसों डिस्कस किया था, कल डिस्कस किया है। पमेला लाइबेक्स ईएलपीएस थ्योरी है, ठीक है ना, इसको कर लीजिएगा, ये हर बार सवाल पूछा जाता है। तो बताइए, चित्र बनाना, प्रतीकात्मक का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना। तो जो थर्ड होगा, अनुभव प्रदान करना, सबसे पहले आ जाएगा। वहां पर मूर्त नहीं लिखा है, आपको इतना पता करना पड़ेगा। भाषा के माध्यम से समझाना, तो भाषा के माध्यम से चौथा आ जाएगा। फिर क्या हो गया भैया, चित्र बनाना, यहां पर आ गया पहला। और फिर आ गया है प्रतीकात्मक, मतलब चिन्ह, तो चिन्ह यानी दूसरा, ये सीक्वेंस बनेगा। पहले अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से सिखाना, चित्रों के माध्यम से सिखाना, और प्रतीकात्मक अथवा चिन्हों के माध्यम से। तो चित्र अलग चीज है, चिन्ह अलग चीज है। इन सारी चीजों को मैंने थ्योरी में, है ना, बताया है। और अगर ये चीज आपने नहीं देखी है, पमेला लाइबेक्स ईएलपीएस थ्योरी, तो जाइए इसको देखिए जा करके, ठीक है ना। क्या भाई 50 लोग नहीं पहुंचा रहे हो आप लोग, थोड़ा सा शेयर करो भाई, थोड़ा सा प्यार तो दो, ऐसे कैसे काम चलेगा। सब लोगों ने लाइक कर दिया भाई, बहुत अच्छे। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन आ जाओ। देखिए ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है ये, है ना। आ जाओ। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों को भ्रमित हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दे दो जल्दी से। ठीक है, देखिए रोमन अंक जो होते हैं, ठीक है ना, रोमन अंकों का ये जो आपके नंबर्स हैं, जो आपके नंबर हैं 1 2 3 4 ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। इन नंबरों को ही हिंदू अरबी, है ना, संख्यांकन पद्धति में इन्हीं को हिंदू अरबी बोला जाता है। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। अब स्थानीय मान का नियोजन क्यों नहीं करते हैं? स्थानीय मान का नियोजन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें, एक बार क्वेश्चन फिर से लगाइएगा, चारों ऑप्शन पड़ेगा। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं। और स्थानीय मान का नियोजन करते क्यों नहीं है, अगली बार आपसे भी पूछा जा सकता है। इसका मूल समस्या क्या है? क्योंकि जो हमारे रोमन अंक होते हैं, रोमन अंकों में जो हमारी शून्य होता है, शून्य की अवधारणा नहीं होती है, इसीलिए बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखना क्या होता है, कठिन हो जाता है। और जब शून्य नहीं है इसीलिए स्थानीय मान का नियोजन नहीं। स्थानीय मान क्या होता है? अगर कोई संख्या, मान लो ये संख्या लिखा हुआ है 4, तो इसका स्थानीय मान क्या है? ये इकाई के स्थान पर लिखा है तो 4, ये दहाई के स्थान पर लिखा है
तो इसको किससे गुना करेंगे? 10 से। और ये सैकड़े के स्थान पर लिखा है, इसको हम 100 से गुना करेंगे। तो देखो, अगर जब मैं इधर से इधर बढ़ता हूं तो प्रत्येक जो स्थानीय मान होता है वो अपने पहले के स्थानीय मान का 10 गुना बढ़ता जाता है, 10 गुना बढ़ता जाता है। और जब इधर से हम बढ़ेंगे तो 10 का भाग लगता जाएगा, और 10 मतलब यानी शून्य की अवधारणा यहाँ आ गई। तो सबसे पहले यही समझिएगा, स्थानीय मान का नियोजन क्यों नहीं होता है? क्योंकि शून्य की अवधारणा नहीं होती यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों बातें समझिएगा। इस बार आपसे पूछा गया है कि स्थानीय मान, और अगली बार पूछा जा सकता है शून्य। तो स्थानीय मान होता क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें शून्य की अवधारणा नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप। तो कौन सा ऑप्शन सही था? हाँ, बी वाला जो ऑप्शन था वो क्या था? सही था। आगे, हाँ, इसमें बी ऑप्शन सही है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, उसका बी राइट है। नेक्स्ट आ जाओ भैया। यस, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की संबंधित, अब आपको ये जो अशिक्षित दुकानदार गणित प्रयोग करता है, क्या आप उसके बारे में कभी सोचते हैं? और अगर आप सोचते हैं तो क्या कभी इस सोच को आप अपने बच्चे से डिस्कस करेंगे? इसको आप गणित पढ़ाते हैं, बिल्कुल करेंगे आप। तो किस तरह से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। क्या जो दुकानदार होता है उसकी जो गणित होती है उपयोगी नहीं होती है? अगर उपयोगी ना होती तो है ना, उसका जीविकोपार्जन कैसे चल रहा है फिर, है ना? क्या वो वहां से प्रॉफिट नहीं कमा रहा है? क्या वो सही कैलकुलेशन वहां नहीं कर रहा है? तो बिल्कुल उपयोगी है ऐसा नहीं कह सकते हैं। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी, ऐसा तो नहीं कह सकते कि एक सब्जी वाले की जो गणित है उसको ला करके हम 5th क्लास, 6th क्लास, 8th क्लास के सवालों को हल कर लेंगे, ये बात तो सही नहीं है। में अस्पष्टता, एक मिनट, में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है, बिल्कुल नहीं। उसमें वो जिस भी लेवल का है उसमें 100% एक्यूरेसी है ना, अस्पष्टता नहीं है, और 100% क्या है? शुद्धता है। इसीलिए आप ये मानेंगे कि जो अशिक्षित दुकानदार होता है उसका गणित में क्या प्रयोग है, यानी जो अशिक्षित दुकानदार है, जो रिक्शे वाला है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वो जिन माध्यमों से, जिन तरीकों से आसानी से गणना कर लेता है अपने दैनिक जीवन में, जो भी उसके उपयोग आते हैं गणित के, तो उन तरीकों को आपने बच्चों के साथ, है ना, क्या करोगे? डिस्कस करोगे। आप बताओगे कि बेटा देखो, ये दुकानदार पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन जब उसके पास सब्जी खरीदने आप जाते हो, अगर 100 ग्राम भी सब्जी ज्यादा हो गई तो उसका हिसाब लगा कर तुरंत वो बताता है कि 100 ग्राम एक्स्ट्रा है, इसके पैसे 3.5 रुपये हुए, 4 रुपये हुए, 5 रुपये हुए। इसीलिए उसका गणित बच्चों के मध्य, बच्चों के सामने एक वैकल्पिक तरीकों के लिए प्रस्तुत करोगे, ताकि आपका बच्चा एक समस्या के बारे में विभिन्न आयामों से, विभिन्न उपागमों के माध्यम से सोच सके। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। यस, आ जाइए जल्दी से। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों को एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए? अब देखो भाई, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल, तो ये तो क्या हो गया, हम उनकी क्षमता के अनुसार बच्चों को अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं। बल्कि समावेशी शिक्षा का ये तो गुण नहीं है, ये तो गलत बात होगी। अगला दूसरा क्या है, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। देखिए, समूहित तो यहाँ किया, लेकिन क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। अब अगला भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर डिसीजन पे पहुंचते हैं। एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ताकि वो एक दूसरे से सीख सकें। तो जो डी ऑप्शन है वो सेफ है, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग क्षमताओं के बच्चों को एक साथ जब आप बैठा लेंगे और उस क्लास का प्रतिनिधित्व खुद आप यानी टीचर करेगा, तो बच्चे वहां पर एक दूसरे से सीख सकेंगे। यानी ये बात क्या हो गया, सही हो गया। यानी एक टीचर को विभिन्न समूह को, यानी विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ बिठा करके
ठीक है ना, एक साथ बिठा करके उन्हें गतिविधियों के माध्यम से, है ना, सिखाना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा डी, 10 का क्या हो जाएगा, डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 ही तो हो गया। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? चलो बताओ कौन सा कार्य गतिविधि है? बच्चों का अन्वेषण में लगना। चलो बताओ अन्वेषण क्या होता है? शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चों द्वारा श्यामपट से नकल करना। तो पहला ऑप्शन क्या है, बच्चों का अन्वेषण में लगना। चलो बताइए अन्वेषण क्या होता है? अन्वेषण मतलब तो खोज करना। और बच्चे खोज कब करेंगे, है ना, जब वो किसी समस्या को गतिविधि के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से, खेल भावना से उस समस्या को जब आप हल करने का प्रयास कराओगे बच्चों से। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो पहला ऑप्शन है बच्चों का अन्वेषण में लगना, है ना, कक्षा में यह जो कार्य है वो एक गतिविधि है, क्योंकि बच्चे जब किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रयास करेंगे, गतिविधि करेंगे, है ना, तो इसी को क्या कहा जाएगा कि बच्चों का अन्वेषण में लगना क्या है, एक क्या है, गतिविधि है। बाकी सारी चीजें क्या है, गतिविधि नहीं है। चलो नेक्स्ट पे आ जाइए। तो 11 का जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। देखो अभी हमने बात बताई थी, जब भी सीखने की बात आती है तो वहाँ पर कठोरता, वहाँ पर निश्चितता, सटीकता, रटना, कंठस्थ करना, याद करना, ये सारे नेगेटिव, ये जो वर्ड है सारे नेगेटिव मीनिंग को शो करते हैं, इसलिए इनका कोई काम नहीं है। गणित सीखने के लिए कठिन विषय है, इसकी बात हमने नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में किया है कि गणित सीखने के लिए कठिन नहीं है, ठीक है ना। तो गणित की जो प्रवृत्ति होती है वो कठिन नहीं होती है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर हैं, ये तो जेंडर बेस्ड, है ना, एनालिसिस हो गया, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। आमतौर पर लड़कियां, यानी जो एनसीएफ 2005 की जो गाइडलाइंस हैं वो ये बताता है कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है और प्रत्येक बच्चे के लिए गणित आवश्यक है, इसीलिए जेंडर आधारित पक्षपात नहीं किया जा सकता। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है, ये बात गलत है। हर कोई गणित सीख सकता है, यस। तो जो डी ऑप्शन होगा, जो 12 का डी ऑप्शन है वो क्या है, डी, हर कोई गणित सीख सकता है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलो जल्दी से बता दो। देखिए बच्चे को जब भी आप मेजरमेंट पढ़ाते हैं, मापन पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं कि बच्चा सबसे पहले यही सीख जाएगा कि जिस आकार प्रकार के बारे में आप बात करते हो वो सेंटीमीटर में है, वो मिलीमीटर में है, वो फीट में है ना, वो किलोमीटर में है। तो बच्चा पहले कैसे सीखता है? बच्चा पहले अप्रामाणिक इकाइयों के माध्यम से सीखना, यानी बच्चा पहले देखता है आभासात्मक रूप से। मैंने कहा ये दीवार आपके सामने खड़ी है और एक दीवार इधर है, कौन सी दीवार बड़ी है? तो बच्चा इस तरह से निष्कर्ष निकाल सकता है, जो सामने दीवार है ये छोटी है, जो इधर दीवार है ये बड़ी है। तो ये क्या है, बच्चा कैसे, क्या वो बच्चा इंच टेप लेकर के क्या मेजरमेंट कर रहा है? नहीं, बच्चा क्या कर रहा है, वो अपने ज्ञान के आधार पर जो भी उसको है उस तरह से वो अप्रामाणिक रूप से बताने का प्रयास कर रहा है। और दैनिक जीवन में हम लोग भी क्या करते हैं, अप्रामाणिक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा, आप कहते हैं ना कि ये क्या है, ये 1 मीटर होता है, लेकिन वास्तव में क्या 1 मीटर होता है? हो सकता है ज्यादा हो जाए, हो सकता है कम हो जाए। हम कहते हैं ये 1 फीट है, तो क्या वास्तव में 1 फीट होता है? नहीं होता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो ये क्या है, अप्रामाणिक इकाइयां। इसी प्रकार से बच्चा पहले अप्रामाणिक इकाइयों की सीखता है। इसलिए आपको जब भी मेजरमेंट बच्चों को सिखाना है तो अप्रामाणिक इकाइयों के माध्यम से सिखाना है। बच्चा जिन्हें देख कर बता सके कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, इस तरह से।
तो पहले अप्रामाणिक इकाइयां और उसके बाद प्रामाणिक इकाइयां। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा उसको समझिएगा कि प्रामाणिक इकाइयों का प्रयोग अप्रामाणिक इकाइयों के क्या करना चाहिए, बाद करना चाहिए। यानी अप्रामाणिक इकाइयों का प्रयोग पहले और प्रामाणिक इकाइयों का प्रयोग बाद में करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जरा सही से लगाइएगा, क्योंकि सभी में प्रामाणिक हैं पहले, तो हाँ, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद में करना चाहिए। यानी क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो 13 का बी हो जाएगा, है ना। प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए, यानी पहले किसका करना चाहिए, अप्रामाणिक। नेक्स्ट, गणित में भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। बिल्कुल, देखो सारी समस्याएं तो गणित में ही आती है ना, और जो सीखना नहीं चाहते उनके लिए तो और भी समस्याएं हैं। इसीलिए एज अ टीचर आपको हर तरह से ये प्रयास करना पड़ेगा, है ना, हर प्रकार से ये प्रयास करना पड़ेगा कि गणित किसी भी स्थिति में, है ना, बोरिंग ना लगे बच्चे को। इस तरह से आपको इस शिक्षण कला यानी शिक्षण शास्त्र में आपको सोचना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन क्या, कक्षा कक्ष में अनुभव। बिल्कुल ये राइट बात है। जो कक्षा कक्ष में टीचर का बच्चों से, बच्चों का बच्चों से, बच्चों का टीचर से जो अनुभव होता है ये बड़ा काम आता है। प्रतीकात्मक संकेत, तो गणित में आपको पहले ही बताया गया है, प्रतीकात्मक संकेतों के माध्यम से हम बहुत सारी समस्याओं का हल करने में प्रयोग करते हैं। गणित की संरचना, गणित की संरचना है। लैंगिक भेद, ये सारी समस्याएं सही हैं, कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना। लेकिन एक बात नहीं मानी जा सकती, लैंगिक भेद, जेंडर आधारित जो ये आपका पक्षपात है, इसको नहीं माना जा सकता। गणित में से भयभीत होने के लिए, उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता, ठीक है ना। और इसको विशेष रूप से एनसीएफ में बताया गया है, ठीक है ना, कि एक टीचर कभी भी, एक टीचर के मन मस्तिष्क में कभी भी ये विचार नहीं आना चाहिए कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। हालांकि बात यह अवधारणा आई कहाँ से, कहीं ना कहीं सोसाइटी में, समाज में, हमारे लोगों के मध्य, है ना, लोगों के मध्य ये भावना होती है कि जो लड़के हैं वो गणित में तेज होते हैं और लड़कियां कमजोर होती हैं। इसीलिए इस बिंदु को हाईलाइट करने के लिए, इस समस्या से निदान पाने के लिए, ठीक है ना, इस लैंगिक भेद वाले मुद्दे को थोड़ा सा उठाया गया है। तो जो लैंगिक भेद है ये यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। जो 14 है उसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलो 15 पे आ जाओ भाई जल्दी से। चलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोबारा। रिपीट का मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन अभी हमने बताया था जो लेटेस्ट 2019 में के सेट में क्वेश्चन आया हुआ है आपका। तो बताइए, कक्षा 2 के शिक्षक ने योग को निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया था। एक टोकरी में 5 सेब हैं और उसमें 7 सेब और डाल दिए। अभी हमने आपको उदाहरण दिया था, अगर ये अलग अलग समूह हैं, मान लो ये 5 का समूह, ये 7 का समूह है, तो डाल दे तो कितनी हुई है, तो इसका मतलब एक नया समूह बन जाएगा 7 + 5 का 12। तो जब दो अलग अलग समूहों को मिला करके एक नया समूह बनाया जाता है और इस समूह को ही समुच्चय बोला जाता है, समुच्चयन का सिद्धांत। तो जब दो अलग अलग समूह को मिला के एक नया समूह बनाया जाता है तो उस नए समूह को समुच्चयन का सिद्धांत बोला जाता है। और दूसरी बात हमने बताई थी, अगर मान लो मैं ये कहता, अभी जैसा मैंने बताया था कि एक मोबाइल है, उसका दाम 6000 रुपये है, लॉकडाउन के बाद उसमें 400 रुपये की वृद्धि हो जाती है, 400 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो इसका मूल्य कितना हो गया, 6400। ये कौन सा सिद्धांत है, इसको कहते हैं संवर्धन का सिद्धांत। संवर्धन का सिद्धांत यानी जहां पर वृद्धि शब्द आएगा, देखिए वृद्धि यहां पर भी हो रही, लेकिन यहां दूसरे सेंस में हो रही, यहां दोनों समूह को जोड़ा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जब दो समूह मिलेंगे तो बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ मूल्य में यहाँ एक ही प्राइस था और उसी प्राइस को बढ़ाया गया है,
जब एक मूल्य को बढ़ाया जाता है, एक मान को जब बढ़ाया जाता है, तो उस सिद्धांत को संवर्धन का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ दिखाई तो क्वेश्चन दिखाई। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, समुच्चयन का सिद्धांत है, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, जैसा कि आप लोग आंसर भी दे रहे हैं, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे को जब गणित हम पहेलियों के माध्यम से समझाते हैं, तो जो पहेलियां होती हैं वो किस चीज में मदद करती हैं, जरा इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। देखो, पेडागोजी के प्रश्न में अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जो वो किसी अवधारणा को सीमित कर रहा है, तो ऑप्शन निगेटिव मीनिंग को शो करेगा। ठीक है ना, जैसे यहां पर प्रतिभा संपन्न, यानी क्या कर दिया, इस ऑप्शन ने एक अवधारणा को लिमिट में कर दिया, बाउंड्री में सीमित कर दिया है। तो कक्षा कोई भी अवधारणा होगी और ना तो केवल प्रतिभा संपन्न बालकों के लिए होगी या ना ही कम क्षमता वाले बालकों के लिए होगी, तो वो तो ऑप्शन चला गया। विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, बिल्कुल ये बात थोड़ी सही है कि गणित की पहेलियां जो होती हैं मनोरंजन तरीके से हम गणित को सीखने में प्रयोग करते हैं, लेकिन शायद इतना सही नहीं कि ये उत्तर हो सके। सी, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में। देखो भैया, समस्या तो कई प्रकार की होती हैं, यहां पर गणित की समस्या की बात नहीं की गई है। इंसान की बहुत सारी समस्या, जीवन ही समस्या है, तो पहेलियां सिर्फ गणितीय पहेलियां सिर्फ किस प्रकार की समस्या को का सॉल्यूशन देती हैं। अब डी ऑप्शन पे समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। यस, कि समस्या को, है ना, समस्या को कैसे सुलझाना है, समस्या को सुलझाना है तो समस्या को सुलझाने के लिए जिन कौशलों की जरूरत होता है, जिन स्किल की जरूरत होती है, उन स्किल को क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। तो पहेलियों के माध्यम से, है ना, हम रुचिपूर्ण तरीके से किसी समस्या को हल करने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, तैयार करते हैं, अपनी स्किल को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। समस्या सुलझाने के कौशलों को क्या करना है, प्रोत्साहित करने में। यस, नेक्स्ट। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है, बता दो जल्दी से। बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीकरण रूप में देना। और हम आपको बता दें, शायद मैंने इस पर 10 मिनट आपको समझाया है कि गणितीकरण क्या है। मैं जल्दी से एक बार फिर बता देता हूं कि वास्तव में बच्चे को प्राथमिक स्तर पर हम गणित पढ़ाना इसीलिए प्रारंभ करते हैं ताकि बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का, विचार प्रक्रिया का, सोच प्रक्रिया का गणितीकरण हो सके। अब गणितीकरण क्या है, मैं एक लाइन में आपको फिर से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक समस्या के बारे में बच्चा जब विभिन्न तरह से सोचना प्रारंभ कर देता है तो उसी स्थिति को गणितीकरण की स्थिति कहा जाता है। यानी एक समस्या के लिए बालक विभिन्न तरीकों से, विभिन्न उपागमों से, विभिन्न माध्यमों से सोचना, समझना और हल करना प्रारंभ कर देता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, गणितीकरण की स्थिति कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर सवाल क्या था, इसमें से आपको निगेटिव आपको बता रहा है कौन सा नहीं है ना। तो बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया गणितीकरण रूप देना, इसलिए शायद गणित पढ़ाया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, इसका मतलब क्या है कि बच्चे की जो त्रुटियां हैं, बच्चे की जो कमियां हैं, बच्चों की जो उपलब्धियां हैं, उनको ध्यान में रख करके, है ना, बच्चों को संदर्भ में रख के, बच्चों को ध्यान में रख करके आपको गणित पढ़ाना है, ना कि अपने लेवल से, ना कि सिलेबस के लेवल से गणित को पढ़ाना है। समस्या समाधान के कौशलों को बढ़ाना, बिल्कुल। गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना, तो प्राइमरी लेवल में, है ना, हम गणित को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं
तो उसका एक अपना लेवल होता है जिसको हम संकीर्ण उद्देश्य बोलते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे के संकीर्ण उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है, न कि उच्च उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। उच्चतर पढ़ाई नहीं करना है। अब संकीर्ण उद्देश्य जो है बच्चों, इसको आप ऐसा मत सोचना, इंग्लिश में मत ले जाना नैरो है, ये संकीर्ण है, ये छोटा है। संकीर्ण उद्देश्य का मतलब होता है कि प्राथमिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर बच्चे को पढ़ाने वाला ज्ञान, बच्चे को सिखाने वाला, या बच्चों के लिए जो प्राथमिक स्तर पर जरूरी ज्ञान होता है उसे ही संकीर्ण उद्देश्य बोला जाता है। ठीक है, चलो, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर हम उच्चतर तैयारी नहीं करते हैं। ठीक है ना, जल्दी से आ जाइए, 2 क्वेश्चन हो रह गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। संकल्पनाओं को, भाई प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो प्राथमिक स्तर में उच्चतर कक्षाओं का संबंध नहीं है, क्योंकि प्राथमिक स्तर का अपना एक स्पेशल लेवल है, उस लेवल को हमें कवर करने का प्रयास करना है। संकल्पनाओं को, और यूं कह सकते हो कि प्राथमिक स्तर पर हमें बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना है, ना कि उनको किसी स्पेशल लेवल पे पहुंचाना है। जब सीखने के लिए प्रेरित हो जाएंगे तो लेवल खुद ब खुद वो अचीव कर लेंगे। संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप में, अरे भाई नहीं, ये सीखने का प्रक्रिया नहीं, सीखने की प्रक्रिया है सरल से जटिल की ओर, न कि जटिल से सरल की ओर। एक गलत हो गया ऑप्शन। संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्ध से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, श्रेणीबद्ध में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। देखिए ये बात तो सही है कि संकल्पनाओं को श्रेणीबद्ध में करना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन डी ऑप्शन देखो, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में क्या समझाना चाहिए, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो 18 है उसका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर हमें बच्चों को मूर्त रूप से अमूर्त रूप की ओर पढ़ाना है। यानी गणित में इसका क्या सेंस है, उदाहरण, गणित में क्या सेंस है बच्चों, उदाहरण से नियम की ओर हमें बच्चों को पढ़ाना है। पहले बच्चों को हमें उदाहरण देना है ताकि बच्चा समझ सके समस्या क्या है, और उस समस्या को तब सॉल्यूशन करेगा वो। मूर्त से अमूर्त की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, या तीसरा चरण, इसी स्थिति को हम बोलते हैं आगमन। हम लोग शिक्षण विज्ञान जब पढ़ेंगे तो इसी विधि को बोलते हैं, इसी कंडीशन को बोलते हैं आगमन। कंडीशन है आगमन विधि। चलो नेक्स्ट भैया जल्दी से आ जाइए। 18 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन हमें करने, उससे 30 था, लेकिन चूंकि पेडागोजी का सेशन है इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है ना, तो 18 हो गए, 2 रह गए, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जल्दी से इनका आप जवाब दे दीजिए। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? बहुत ही बेसिक सवाल है, आप जानते हो, है ना। इसमें क्या होता है, योग होता है ना, इसे आप जानते हो, योग करना यानी जोड़ना, घटाना, गुणा भाग, जोड़ना, घटाना, गुणा भाग। घटाने के लिए एनसीईआरटी की बुक में एक और शब्द है व्यवकलन। तो योग हो गया, घटाने की जगह पर हम व्यवकलन भी यूज करते हैं। योग हो गया, व्यवकलन यानी घटाना, फिर क्या हो गया, गुणा हो गया, और फिर भाग हो गया। ठीक है, ये 4 संक्रिया हमारी हो गई, सिंपल। तो ऑप्शन नंबर डी सारा राइट है ना, डी है, योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आपका, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कक्षा 1 और 2 की बात हो रही है, तो अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं। देखिए अभ्यास के लिए बहुत अधिक बात हुई है ना, यहाँ पर हमें किसी ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन को नहीं चुनना है जो सीमाओं को पार कर रहा। बहुत अधिक मतलब कितना अधिक, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है। दूसरे ऑप्शन पे आ जाओ, कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाए, है ना, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी अगर केवल आ गया तो केवल मौखिक प्रश्नों को कराएंगे, फिर लिखित प्रश्नों को कब कराया जाएगा, गलत। गणित का अन्य विषयों जैसे भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। बिल्कुल, जब किसी समस्या को समझाते हैं तो उसको जब हम अन्य विषयों के माध्यम से जोड़ते हैं, अन्य विषय के उदाहरणों के माध्यम से जोड़ते हैं,
तो अच्छी तरह से जो हमारा शिक्षण होता है वो प्रभावी होता है, यानी बच्चा प्रभावपूर्ण ढंग से सीखता है। इसीलिए जो यहाँ पर सी ऑप्शन है, गणित का अन्य विषयों जैसे कला, भाषा, कला, है ना, तो हम गणित को अन्य भाषाओं के माध्यम से उदाहरण देते हैं, यानी अन्य भाषाओं के उदाहरण लेते हैं, यानी कला से संबंधित उसको करते हैं, तो हमारा जो कंसंट्रेशन होता है सिखाने का और सीखने का वो बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, यानी गणित का अन्य विषयों जैसे भाषा, कला इत्यादि से क्या करना चाहिए, समाकलन करना चाहिए। और जी डी ऑप्शन क्या है, कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है ना, पढ़ाया ही नहीं जाना चाहिए, जब पढ़ाएंगे नहीं तो कोई समस्या ही नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गणित को बच्चों को प्राथमिक स्तर से पढ़ाया जाना चाहिए, तो ये राइट नहीं है, नहीं रॉन्ग ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। 20 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। फिर आगे हम लोग कल मिलेंगे, ये जो हमारे क्वेश्चंस रह गए शेष इनको पढ़ेंगे, और वेन हिले का जो ज्योमेट्रिक कंसेप्ट ऑफ वेन हिले है कल इसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कल मिलते हैं आपको 8 बजे।